चलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टेटिस्टिक में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 शुरू की थी कि जिसके अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना देख रहे थे कि पहले सैंपल स्पेस फाइंड करना, उस पर से इवेंट बनाना और फिर उस पर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, जिसकी फार्मूला हमने देखी थी ना, m/n देखा था ना प्रोबेबिलिटी की फार्मूला। तो आज उसी को ही कंटिन्यू करें। आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में रखो। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन से शुरू करें। पहले 2 क्वेश्चन हमने किए थे, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है उसमें कि वन फैमिली इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, और नीचे 2 इवेंट दिए गए हैं, 1 चाइल्ड इज अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज अ बॉय, and at least 1 child is a girl among the 2 children of the selected family। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो सैंपल स्पेस के लिए ऊपर पहले सेंटेंस में लिखा हुआ है, जो पहला सेंटेंस होता है उस पर से पहले सैंपल स्पेस बनता है कि लिखा हुआ 1 family is randomly selected from the families having 2 children, कि भाई जिन फैमिली में 2 चिल्ड्रन हो तो उनमें से एक फैमिली सिलेक्ट करनी है। तो पहले अगर किसी के घर में 2 चिल्ड्रन हैं तो उसमें टोटल सैंपल स्पेस कितने बन सकते हैं, पहले तो वो लिखे ना, कि 2 चिल्ड्रन हैं, या तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं या दोनों गर्ल हो सकते हैं या एक बॉय और एक गर्ल हो सकता है, ऐसे चांसेस हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिखे ना कि अगर 2 चिल्ड्रंस हैं तो उसमें सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो उनमें लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान देना यहाँ पर कि जैसे नंबर 3 से शुरुआत करें, सबसे पहले सैंपल स्पेस यू लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस में लिखेंगे कि अगर किसी के घर में 2 चिल्ड्रन हैं तो उनमें या तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं, बी लिख सकते हैं, या तो दोनों गर्ल्स हो सकते हैं, जी, बराबर, या तो पहला बॉय हो सकता है दूसरी गर्ल, पॉसिबल है ना, या तो फिर पहला गर्ल हो सकता है और दूसरा बॉय। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? मतलब किसी के घर में अगर 2 चिल्ड्रन हो तो उनके अंदर चांसेस ये हो सकते हैं कि जिसे हम लोग n कहते हैं, पता है ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, कि यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया 4, कि n इक्वल टू 4 बना यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? अब इस पर से इवेंट ढूंढेंगे, 2 इवेंट और उन दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐसे फाइंड करेंगे ना, कि जैसे कि देखो पहला इवेंट दिया हुआ है कि 1 चाइल्ड इज़ अ गर्ल एंड 1 चाइल्ड इज़ अ बॉय, एक गर्ल और एक बॉय हमें सिलेक्ट करना है। तो इसमें इन 4 में से ऐसी कितनी कंडीशन है जिसमें एक गर्ल और एक बॉय आता है? ये 2 कंडीशन, बराबर ना, या पहला बॉय दूसरी गर्ल, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, ये दोनों है ना, एक गर्ल और एक बॉय, इसमें तो दोनों बॉय या दोनों गर्ल्स हैं। समझ आ रही है बात? मतलब जो इवेंट ए लिखेंगे ना, उसमें पहला इवेंट ए, तो इवेंट ए में लिखा जाता है कि एक बॉय और एक गर्ल हमें सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए ये 2 कंडीशन, या तो बॉय और गर्ल या तो गर्ल एंड बॉय, ये कहलाया इवेंट ए। और ये अगर इस इवेंट ए में 2 कंडीशंस मिले तो m इक्वल टू कहलाया 2, m इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना उसमें। तो ये प्रोबेबिलिटी इन्हीं पर से ही तो ढूंढते हैं कि हाँ भाई इवेंट में ये 2 कंडीशन मिली, बराबर, ये 2 आउटकम्स मिले, 2 चांसेस मिले, जो भी नाम कहो उसे, और सैंपल स्पेस में टोटल 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ढूंढी जाती है। उसकी फार्मूला लिखते हैं m/n, कल सीखा था ना ऐसे डिटेल में। तो इसमें भी फार्मूला कौन सी आएगी? m/n। मतलब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए कि PA, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A, तो उसमें m/n, तो m पे कितना लिखा जाएगा 2 और n पे 4, 2/4, और 2/4 दोनों को 2 से कट करो तो आंसर 1/2। ये प्रोबेबिलिटी मिल गई ना इसकी, बराबर। अब ऐसे ही सेकेंड इवेंट, जो सेकेंड में क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज अ गर्ल अमॉन्ग द 2 चिल्ड्रन ऑफ सिलेक्टेड फैमिली। एटलीस्ट 1 गर्ल मतलब कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए, एक से ज़्यादा गर्ल हो चलेगा लेकिन कम से कम एक से कम नहीं। तो एटलीस्ट 1 गर्ल में इसमें से कौन सी कंडीशंस आ सकती है? ये तीनों कंडीशन आ सकती है,
देखो इसमें भी एटलीस्ट वन गर्ल तो है, इसमें भी वन गर्ल है और इसमें भी वन तो है ना। वन से ज़्यादा हो भले, दो गर्ल चलेगा, लेकिन एटलीस्ट वन तो है ना। ये नहीं लेंगे क्योंकि उसमें तो एक भी गर्ल नहीं है। तो एटलीस्ट वन गर्ल की कंडीशन तो उसमें कितनी मानी जाएगी, ये तीनों कंडीशन, ये तीनों मानी जाएगी ना, बराबर ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इवेंट बी में, इवेंट बी एटलीस्ट वन गर्ल, तो उसमें ये तीन कंडीशन, या दोनों गर्ल, या बॉय गर्ल, या गर्ल एंड बॉय, बराबर। एटलीस्ट वन गर्ल की कंडीशन मतलब इसमें m इक्वल टू कितना हुआ, 3 हुआ। तीन कंडीशन, तीन आउटकम्स मिले ना। तो इसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है और पी बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, m अपॉन n, मतलब m पे लिखा जाएगा 3 और n पर 4, ये कट होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर। तो ऐसे दोनों इवेंट का आंसर मिल गया ना हमें, बराबर ना। ये दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल गई, 1/2 एंड 3/4। समझ आई बात, बराबर। अब दूसरा कि क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन 3 में इतना ही था ना, बराबर ना, दो ही कंडीशन पूछी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझें कि उसमें लिखा हुआ है कि वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे है कि पहले 100 नेचुरल नंबर में से, तो पहले 100 नेचुरल नंबर कौन से हुए, 1 to 100 हो गया ना, नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होगा। तो 1 to 100 में से 7 से डिविजिबल हो, मतलब 7 की टेबल वाले हो, ऐसे कितने नंबर्स आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऐसे में अगर पहले सैंपल स्पेस ढूंढना हो, हर किसी में, हर सम में याद रखो, पहले सैंपल स्पेस, उस पर से ही इवेंट मिलेगा और उस पर से ही फिर प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सैंपल स्पेस नहीं होगा तो आगे तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं। तो इसमें भी सैंपल स्पेस कौन सा आएगा, 100 नेचुरल नंबर्स, 100 नंबर्स है ना, बराबर ना। तो वो सैंपल स्पेस में लिखेंगे। तो यहाँ जैसे नंबर 4 अगर लिखें तो उसमें सैंपल स्पेस में लिखा जाएगा 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए कहाँ तक, 100 तक, बराबर। मतलब इसमें जो n भी लिखा जाए ना, टोटल आउटकम्स, तो n इक्वल टू हो गया 100, n इक्वल टू 100 हो गया, क्या भाई, टोटल 100 नंबर्स हैं, बराबर। और इसमें से जो इवेंट पूछा हुआ है, तो इवेंट ये पूछा हुआ है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, वो नंबर 7 की टेबल में आना चाहिए, ठीक है ना, 7 की टेबल में आना चाहिए, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो 1 to 100 में से 7 की टेबल में कितने नंबर आते हैं, अगर 7 की टेबल 7 से डिविजिबल नंबर देखें ना, उसे इवेंट ए कहें कि इवेंट ए, तो उसमें 7 की टेबल के नंबर देखो तो 7 14 21, ऐसे ही ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 35 42, ऐसे चलता रहेगा ना 7 की टेबल में। और 7 की टेबल में अगर 100 तक का आखिरी नंबर देखें ना, तो वो आता है 7 14 ज़ा 98, बराबर ना, 14 7 ज़ा, ये 7 अगर करो तो 14 वाला नंबर आखिरी आता है 98, फिर 7 15 ज़ा अगर कर दो तो वो तो 105 हो जाएगा, वो तो 100 से बड़ा हो गया, बराबर ना। 7 15 ज़ा 105, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो हमें 100 तक 7 की टेबल में कितने नंबर आते हैं, तो टोटल आते हैं 14 नंबर्स। कितने नंबर होते हैं, 14, ये 1 2 3 4 5, टोटल 14, 14 7 ज़ा 98। मतलब इसमें अगर m लिखा जाए ना कि इस इवेंट के आउटकम्स कितने, तो m इक्वल टू हो जाएगा 14, ओके। और इस पर से इसकी प्रोबेबिलिटी कि अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें PA, तो प्रोबेबिलिटी होती है m अपॉन n, m अपॉन n मतलब m पे लिखा जाएगा 14 और n पे लिखा जाएगा 100, टोटल 100 ना। दोनों 2 2 की टेबल से कट होते हैं, दोनों कट होते हैं, तो अगर इसे कट करें तो ये 2 7 ज़ा और ये 2 50 ज़ा, तो आंसर ये मिलेगा 7/50, ओके। समझ आई बात कैसे करना है, क्लियर ना। तो जैसे 3 और 4 देखें ना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो अब इसे ही इसको रफ करें, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखें उसमें, बराबर।
अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, कि आपकी टेक्स्ट बुक देखो, उसमें लिखा हुआ है द सैम्पल स्पेस फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर इज u इक्वल टू 1 2 3 120। यहाँ पे सैम्पल स्पेस दिया हुआ ही है कि 1 से लेकर 120 तक के टोटल नंबर्स हैं। जैसे उस पहले क्वेश्चन में 1 to 100 थे, इसमें 1 to 120 है लिखा हुआ है। एंड ऑल द आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस आर इक्वी प्रोबेबल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज, उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। नीचे ये 5 इवेंट दिए गए हैं कि मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4। बराबर। तो देखो ये पांचों इवेंट ढूंढे ना, एक एक करके फाइंड करें। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखते हैं, तो यहाँ सैंपल स्पेस में दिया हुआ ही है 1 से लेकर 120 तक है, दिया हुआ ही है ना सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले तो वही लिख दें कि नंबर 5 में सैंपल स्पेस u इक्वल टू लिखा जाएगा 1 2 3 120 तक। मतलब उसमें अगर n कहो ना तो n इक्वल टू हो जाएगा 120। टोटल 120 नंबर्स है ना, 1 से लेकर 120 तक। अब जिसमें पहला पूछा हुआ है उसमें कि हम मल्टीपल ऑफ 3, पहला इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 मतलब जो 3 की टेबल में आते हो ऐसे नंबर्स। तो 1 से लेकर 120 तक 3 की टेबल में कितने नंबर्स आते हैं? तो 3 6 9 12 15 3 की टेबल गिनते हैं ना, तो ऐसे कितने नंबर होंगे 120 तक? तो टोटल 40 नंबर होंगे। लॉजिकली खुद भी कर सकते हो, 120 डिवाइड बाय 3 कर दो, पता चल जाएगा आपको, बराबर ना। टोटल 40 नंबर्स होंगे। तो उसमें यहाँ पर इवेंट ए, तो इवेंट ए इक्वल टू, जैसे देखो यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ कि भाई समझ पड़े उसके लिए, कि सपोज इवेंट ए में लिख रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल, खाली इतना लिखकर फिर आगे अब लिख रहे हैं कि 3 के मल्टीपल कितने, तो 3 6 9 12 3 की टेबल अगर करते जाओ तो आखिरी 120 आएगा। 120 भी 3 की टेबल में आता ही है ना, बराबर ना। 340 जा कब आता है 120? 340 जा। तो मतलब यहाँ पे 3 से लेकर 120 तक अगर गिनो ना, तो इसके आउटकम्स मिलेंगे हमें, इसके आउटकम्स मिलेंगे m इक्वल टू 40। m इक्वल टू कितना मिलेगा? 40 मिलेगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं फिर। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन n। पी ए इक्वल टू m अपॉन n, तो m पर 40 अपॉन n पे 120। दोनों को कट करो ना, दोनों 40 की टेबल में ही आएगा। 41 जा 43 जा 1 अपॉन 3, बराबर। तो पहले का आंसर क्या मिला हमें प्रोबेबिलिटी का? 1 अपॉन 3। अब दूसरा इवेंट पूछा हुआ है, दूसरा इवेंट पूछा हुआ है, वो लिखा हुआ है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 की टेबल में नहीं आते हो, बराबर। अब यहाँ एक चीज़ समझो, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझना। आपको पहले में पूछा हुआ था जो 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 की टेबल में कितने नंबर आते हैं? 40 नंबर आते हैं। 1 से लेके 120 तक 40 नंबर्स आते हैं जो 3 की टेबल में हो। अब पूछा हुआ है जो 3 की टेबल में नहीं आते हो, तो 3 की टेबल में नहीं आते हो मतलब इसके अलावा के नंबर्स है कि नहीं, मतलब बाकी के 80 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए? 80। सही बात क्या नहीं? 120 में से 40 आते हैं 3 की टेबल में, तो लॉजिकली सोचो बाकी के 80 नहीं आते, बराबर ना। 80 नंबर्स जो 3 की टेबल में नहीं आते, तो यहाँ क्या 80 नंबर्स लिखेंगे कि जैसे 1 2 नहीं आता, फिर 3 आता है, 4 5 नहीं आता, 6 आता है, 7 8 नहीं आता, तो ऐसे पूरे लिखें 80 के 80 नंबर्स? नहीं ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो यहाँ एक लॉजिक ध्यान रखो जो आपने आगे की एक्सरसाइज में भी देखा था कि इसमें पूछा हुआ है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। जब भी नॉट हो ना तो उसमें ढूंढा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या फाइंड किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए डैश, याद है कि हम लोग पहले ए डैश फाइंड करते थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसके आगे की एक्सरसाइज में देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब जो ए में नहीं आते हो वो इवेंट, बराबर। ए के अलावा के इवेंट, तो यहाँ पे भी वही पूछा हुआ है ना, जो 3 की टेबल में नहीं आते हो उसके अलावा के नंबर ढूंढना। तो मतलब वो क्या लिखा जाता है? ए डैश लिखा जाता है उसमें,
समझ आ रही है बात है? और अगर ए डैश की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो ना, तो उसके लिए एक सिंपल सी फार्मूला टाइप लिखते हैं। मैंने आपको बोला था बीच बीच में फार्मूलाज आएगी, मैं नोट करवाऊंगा, आप लोग भी उसे नोट करते जाना। जब भी ऐसी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो या कहो अपोजिट प्रोबेबिलिटी ढूंढनी हो, मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 उसी का ही अपोजिट है ना। तो जब भी अपोजिट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो तो उसके लिए ढूंढते हैं ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, बराबर। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना कि पी ए डैश, जैसे पी ए तो ढूंढते ही हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, लेकिन पी ए डैश ढूंढना है तो उसमें रूल आता है 1 माइनस पी ए। क्या लिखते हैं उसे? 1 माइनस पी ए। अब क्यों ऐसा? तो आपको प्रोबेबिलिटी का एक रूल भी याद करवाऊं जो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते थे, और ऐसा रूल है जो कभी भूलते नहीं है कि प्रोबेबिलिटी में हमेशा सबका टोटल वो 1 आता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है ना, बराबर ना। 0 से कम नहीं हो सकती, 0 प्रोबेबिलिटी मतलब इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। 1 प्रोबेबिलिटी मतलब सर्टेन इवेंट कहलाता है, फिक्स। और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है। और किसी में भी जो प्रोबेबिलिटी हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एंड उसकी अपोजिट प्रोबेबिलिटी, दोनों का टोटल हमेशा 1 आता है। कि पी ए और पी ए डैश दोनों का टोटल हमेशा कितना आता है? 1। ये रूल ध्यान रखना, कभी 1 मार्क में आए तो, बराबर नोट करना है ऐसे कि कोई भी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी एंड पी ए डैश उसकी अपोजिट प्रोबेबिलिटी, दोनों का टोटल 1 आएगा। जैसे यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, दोनों का टोटल 1 ही आएगा। तो इसलिए अगर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढना है ना पी ए डैश, तो उसका लिखा जाता है 1 माइनस पी ए। जो पी ए आपने यहाँ पे ढूंढा उसको 1 में से माइनस कर देंगे, बराबर। तो देखो अब इसको कैसे लिखें कि जैसे इवेंट ए ना, तो अब दूसरा लिखेंगे उसमें इवेंट बी नहीं, इसमें लिखेंगे इवेंट ए डैश। ये इवेंट ए लिखा, ये ए डैश, इसका अपोजिट जो लिखा जाएगा नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 की टेबल में नहीं आते हो। तो अब इसमें ये सब लिखने की ज़रूर नहीं है। जब नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 तो उसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो पी ए डैश, उसमें एम भले मत लिखो, बराबर ना। डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं कि पी ए डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए। तो जिसमें 1 माइनस पी ए कितना मिला? 1/3। जो इनका माइनस करो तो माइनस ऐसे होता है ना, 3 यहाँ क्रॉस में चला जाएगा, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई एलसीएम करते हैं तो 3 1 जा 3 माइनस ये 1 ही रहेगा अपॉन 3, तो 3 माइनस 1 वो हो जाएगा 2/3, बराबर। तो देखो मल्टीपल ऑफ 3 उसका आंसर ये, और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 तो उसको 1 में से माइनस करो, बचा 2/3। समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना माइंड में? अब वैसे ही तीसरा इवेंट में पूछा हुआ है मल्टीपल ऑफ 4, इसकी तरह ही मल्टीपल ऑफ 4। और देखो चौथा इवेंट भी टेक्स्ट बुक में देखो, वो भी लिखा हुआ है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 इवेंट साथ में है ना, 3rd एंड 4th, मल्टीपल ऑफ 4 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, इसकी तरह ही ढूंढ सकते हैं ना, मल्टीपल ऑफ 3 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसकी तरह ही अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इवेंट बी, अब बी लिख सकते हैं दूसरा इवेंट, क्योंकि इसे ए और ए डैश कहा था, तो अब उन दोनों में बी और बी डैश लिख सकते हैं, बराबर। तो इवेंट बी उसमें लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4। तो उसमें लिखो 4 की टेबल में कितने नंबर्स आते हैं? 1 से लेके 120 तक 4 की टेबल में कितने नंबर आते हैं? तो 4 8 12 16 20 ऐसे करते करते टोटल 120। 4 की टेबल में 120 भी आता है ना, बराबर। तो 4 की टेबल में आने वाले ये कितने नंबर हुए? तो ये टोटल नंबर हुए m इक्वल टू 30। कितने नंबर हुए? ये 30 नंबर हुए कि नहीं, बराबर। टोटल 30 नंबर्स, ठीक है। लॉजिकली देखना हो तो 120 डिवाइड बाय 4 कर दो तो टोटल 30 आएगा ना, बराबर। ये m इक्वल टू 30, तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो पी बी
इसकी प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी m अपॉन n, तो m पे ये 30 और अपॉन n पे लिखा जाएगा ये 120, तो 30 डिवाइड बाय 120 अगर करो दोनों 30 से कट होंगे, 31 जा 34 जा, तो आंसर 1/4 बराबर। ये इवेंट बी। और जो फोर्थ वाले में पूछा हुआ है ना, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 एंड नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो उसे क्या लिखा जाएगा, बी डैश लिखा जाएगा। ओके, बी डैश उसे लिखेंगे। तो अब यहाँ पे उसके बाद लिखें कि इवेंट बी डैश। ओके, तो बी डैश का मतलब लिखेंगे कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। तो मतलब उसमें लिख सकते हैं अब कि पी बी डैश अगर ढूंढना हो उसमें भले एम मत लिखो, कि देखो 120 में से 30 नंबर ऐसे हैं, 30 नंबर ऐसे हैं जो 4 की टेबल में आते हैं, तो बाकी के 90 नंबर ऐसे होंगे जो 4 की टेबल में नहीं आते। लेकिन वो 90 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हो ना, पी बी डैश। तो बी डैश की फार्मूला आती है 1 माइनस पी बी, 1 में से उसको माइनस कर दो, मतलब इसमें 1 माइनस पी बी में आता है 1/4, तो 1 माइनस 1/4, इसको अगर एलसीएम कर दें तो 4 जाएगा यहाँ क्रॉस में, कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये तो 1 ही रहेगा, 4 माइनस 1/4, तो आंसर 3/4। ओके, तो ये मिल गया हमें नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। समझ आई ना बात। और फिफ्थ वाला इवेंट जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, फिफ्थ वाला इवेंट, उसमें पूछा हुआ है अब मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, बोथ 3 एंड 4। तो अब ये चीज़ ध्यान रखो, अब यहाँ पे एक और रूल, बराबर, इस कॉम्प्लीमेंट्री को हटाएं, ये ध्यान दो। तो ये रूल ध्यान देना कि अब कैसे करना है, कि जब ऐसे लिखा हुआ हो ना कि बोथ ए एंड, क्या लिखा हुआ, बोथ 3 एंड 4, सॉरी आप में लिखा हुआ मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, तो जब भी 3 एंड 4 लिखा हुआ हो ना, 3 एंड 4 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब उसमें इंटरसेक्शन करना है हमें। जब भी एंड लिखा हुआ हो ना, एंड, तो मतलब वो कहलाता है इंटरसेक्शन इवेंट। कौन सा इवेंट, इंटरसेक्शन। 3 एंड 4, तो 3 को हमने सपोज किया था इवेंट ए, इवेंट ए सपोज किया था ना, और 4 को सपोज किया था इवेंट बी। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है 3 एंड 4 में इंटरसेक्शन, मतलब फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये रूल भी ध्यान रखना, नोट कर लेना उसे, कि इसमें क्या सपोज करना है, ए एंड बी। 3 एंड 4 मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और अगर ऐसे लिखा होता ना 3 और 4, अगर और लिखा होता तो और मतलब कहलाता है यूनियन। इसे अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना, आगे बहुत पूरे चैप्टर में समझो आएगा ये, बराबर, बहुत बार आएगा ये। तो 3 और 4 जब भी और लिखा हो तो क्या करते हैं, यूनियन। ठीक है, हर एक सम में देखो एक एक नोट आएगा, मैं साइड में आपको नोट करवाता जाऊंगा, और करना उसे नोट, कि जैसे किसी में भी 3 एंड 4 लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, और 3 और 4 और अगर लिखा हुआ हो तो यूनियन, मतलब उसमें ढूंढा जाता है ए यूनियन बी। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है, जो इसमें लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, 3 एंड 4, तो इसमें क्या फाइंड किया जाएगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, जैसे पहले ढूंढते थे ना हम लोग। समझ आ रही है बात है, बराबर। मतलब यहाँ पर जो हमें फिफ्थ वाला इवेंट ढूंढना है ना, तो फिफ्थ वाला इवेंट में ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, कि यहाँ एंड दिया हुआ मतलब क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पे लिखा जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, यहाँ लिखा हो ना मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4, यहाँ 3 एंड 4, तो ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन बी की है ना, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन की भी पर्टिकुलर फार्मूला आती है, लेकिन वो आगे की एक्सरसाइज में है, अभी आपको नहीं है। 1.34 जब हम देखेंगे तो उसमें इंटरसेक्शन की फार्मूला आती है। फिलहाल इंटरसेक्शन आप लोग लॉजिकली ढूंढ सकते हो, फिर फार्मूला आएगी ना तो वही आप फार्मूला से भी ढूंढ सकते हो। ठीक है,
अभी आपको नहीं है, कैसे एक एक एक्सरसाइज करके आपको टेक्स्ट बुक में भी स्टेप्स दिए हुए हैं। तो फिलहाल इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो एक लॉजिक देखो ना कि जो 3 एंड 4 दोनों की टेबल में आते हो ऐसे नंबर 1 to 120 तक ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 3 की टेबल में भी आते हो और 4 की टेबल में भी आते हो, है ना, 3 एंड 4। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं पता है? ऐसे नंबर होते हैं 12 की टेबल, 12 की टेबल होती है। लॉजिकली सोचो कि 1 से 120 तक कौन सा नंबर, पहला कौन सा नंबर आ जाए जो 3 और 4 दोनों में आता है। यहाँ जैसे रफ में लिखूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी हो 120 तक है ना, जो 3 एंड 4 में आता हो। तो जैसे कि अगर आप पहले 3 गिनोगे, नहीं वो नहीं, 3 और 4 दोनों की टेबल में आना चाहिए। ये तो खाली 3 की टेबल में ही आता है, ये 4 खाली 4 की टेबल में ही आता है, ये 6 वो सिर्फ 3 में आता है, 4 में नहीं आता, ये 8 वो 4 में आता है, 3 में नहीं आता। जो दोनों में आते हो ऐसे नंबर, तो ऐसा नंबर पहला आता है 12। 12 3 में भी आता है एंड 4 में भी आता है, एंड 4 में भी आता है। तो वो नंबर्स हमें लेने। अगर और होता ना, अगर और होता यूनियन गिनना होता ना, तो सब नंबर लेते जो 3 4 दोनों में आते हैं। मतलब ये 3 भाई 3 में तो आ रहा है, 4 4 में आ रहा है, कोई एक में भी आता हो तो भी लेते, वो और में। ध्यान रखना ये लॉजिक, आगे आएंगे इसमें कि जब एंड हो मतलब इंटरसेक्शन ढूंढना है, जो दोनों की टेबल में आते हो ऐसे नंबर्स, और मतलब यूनियन जो कोई एक में भी आते हो वो भी नंबर्स, कि जैसे 3 4 6 3 में तो आता है ना, 8 वो 4 में आता है भले, 9 वो 3 में आता है, 12 वो भले दोनों में आता है। तो और में सब नंबर लेते हैं, लेकिन एंड दिया हुआ है इसमें 3 एंड 4, तो उसमें जो इंटरसेक्शन हो, जो दोनों में आते हो ऐसे नंबर, तो ऐसे कौन से नंबर 12 होगा, जो 3 4 दोनों की टेबल में आता है। 12 के बाद 24 36 48 12 की टेबल चलेगी ना, वही नंबर्स होंगे जो 3 की टेबल में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर लॉजिकली देखो ना, तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, तो उसमें नंबर्स होंगे 12 24 36 48, ऐसे करते करते 120। कितने होंगे उसमें नंबर? 120 तक के ये नंबर्स। तो टोटल हो गए 12 से 120, मतलब समझो 12 की टेबल चल रही है, 12 की टेबल ना। तो यहाँ पे m इक्वल टू लिखा जाएगा m इक्वल टू 10। 12 से लेके 120 तक कितने नंबर हुए? 10 नंबर्स हुए, बराबर के नहीं? और 10 नंबर्स हुए, सो यहाँ पे अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है कि P A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कि बोथ 3 एंड 4, तो उसमें फॉर्मूला तो वही m अपॉन n। तो m पे लिखा जाएगा 10 और n पे आएगा 120। 10 अपॉन 120, जो दोनों में 0 0 सिर्फ कट कर दें, 10 की टेबल से कट करें तो 1 अपॉन 12, ये आंसर। बराबर, समझ आई बात? अब ध्यान देना, अब से आपके लॉजिकल क्वेश्चंस प्रॉपर स्टार्ट हुए हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान देना। और जो छोटे छोटे रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, भले एक पेज बना लो अलग से और उस पेज पे ये सब रूल्स लिखते जाओ कि एंड किसे कहते हैं, और किसे कहते हैं। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन, माइंड में बिठा ही देना, क्योंकि आगे बहुत बार आएगा, मैं बार बार नोट करवाऊंगा, लेकिन अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना उसे। बराबर, तो जैसे ये 5 तक के क्वेश्चन देखे ना हमने, बराबर समझ में आ रही है ना बात? तो ये जैसे हमने क्वेश्चन देखा, अब ऐसे ही इनके आगे के जो क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही लॉजिकली क्वेश्चंस, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।